गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज। क्षितिज में आपको बताया गया था कि आपके दो खंड हैं, गद्यखंड और काव्यखंड। तो गद्यखंड से पढ़ेंगे हम अध्याय 2, जिसका नाम है ल्हासा की ओर, और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। आइए राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव, ननिहाल बोलते हैं नानी का घर, पंदहा जिला आजमगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। यानी उन्हें इतनी सारी भाषाओं की जानकारी थी। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास, कहानी वगैरह के बारे में बताया गया है। देखिए राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। सृजन करना यानी उसकी रचना करना। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। यानी उनकी जितनी भी कृतियां हैं उनमें से ये प्रमुख है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। देखिए तो जान गए हैं आप राहुल सांकृत्यायन के बारे में। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों से वर्णन करते हुए, लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। देखिए तो आप जान ही गए हैं कि जो राहुल सांकृत्यायन है उन्हें घूमने का बहुत शौक था और उसी के ऊपर उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र की रचना की। और उसमें उन्होंने घूमने से होने वाले, यानी जब हम देश विदेश की यात्रा करते हैं या कहीं घूमते हैं तो उनसे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया है घुमक्कड़ी शास्त्र में। ठीक है। और उन्होंने बताया है कि घुमक्कड़ यानी घूमना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, जिससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। मनोरंजन, ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है। अज्ञात स्थलें जो हमने आज तक देखे नहीं है, सिर्फ सुने हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। उससे क्या होता है, जब हम एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति को सीखते हैं, वहाँ की भाषा को सीखते हैं और अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को वहाँ पर जाकर भी अपनाते हैं। तो उससे हमें भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। उसी के बारे में राहुल जी ने बताया है। देखिए ये जो पाठ है आपका ल्हासा की ओर, ल्हासा की ओर पाठ जो है वो भी एक यात्रा वृत्तांत ही है। ठीक है। इसमें राहुल जी ने सन 1929-30 में नेपाल से तिब्बत जाने के जो दुर्गम रास्तों का रोमांचकारी वर्णन किया है। इस अध्याय में नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। यह तत्कालीन समय में व्यापारिक रास्ता ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। यानी उस समय में ये एक व्यापारिक रास्ता ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। इसलिए उस रास्ते में चारों ओर फौजी चौकियाँ और किले थे, जिसमें उन किलों में कौन रहता था? चीनी पलटनें रहती थी। आज उन्हीं किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, यानी उन जगह पर अब किसान रहते हैं।
किसान रहने लगे हैं उन जगहों पर। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए जो लेखक है ना उसने यह यात्रा एक भिकमंगे के छद्म वेश में, यानी छद्म वेश यानी भिकमंगे का भेष बनाकर की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस पाठ से आपको, इस यात्रा वृत्तांत पाठ से उस समय के जो तिब्बत समाज है ना उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे देखिए पढ़ते हैं चैप्टर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब कहीं खुला था, जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। इसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसी ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या बेटी सासू को, घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। देखिए तिब्बत का जो जीवन है, सामाजिक जीवन है, यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है। औरतें पर्दा नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी अपरिचित व्यक्ति घर के अंदर आ जा सकता है। घर की सास या बहू चाय बना लेती है। अगर आपको किसी वजह से कोई डर है या आपको अपने सामान का, तो आप स्वयं भी चाय बना सकते हैं। यहाँ चाय सोडा मक्खन और नमक डालकर मिट्टी के बर्तन में परोसी जाती है। परित्यक्त चीनी किले में हम सब चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। कुछ लोगों की उस व्यक्ति की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि बात हो रही है सुमती की, तो सुमती कौन है ये जान लेते हैं। सुमती जो है इसका नाम है, ये एक मंगोल भिक्षु है। इसका वास्तविक नाम है लोब्जंग सेक, ठीक है। और ये जो है वहाँ पर लेखक उन्हें साथ लेकर किस लिए गए थे, क्योंकि वह वहाँ पर जो है बहुत लोकप्रिय व्यक्ति था, यानी वह हमेशा उसके वहाँ पर यजमान रहा करते थे, तो उनका उन रास्तों पर आना जाना था, तो वह उन रास्तों से बहुत परिचित था। इसलिए लेखक अपने साथ जो है सुमती को लेकर गया था, ठीक है। वही कह रहे हैं कि जब हम वहाँ पर ठहरे तो भिखमंगे होने के बावजूद भी लेखक को वहाँ रहने के लिए जगह मिल गई।
लेकिन लेखक बता रहा है जब 5 साल बाद हम उसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं थे बल्कि एक भद्र यात्री के वेश में थे, घोड़ों पर सवार थे, तो वहाँ पर उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी। उसका एक मुख्य कारण ये था कि वह जो है वहाँ के लोग जो है शाम के वक्त छंग पीकर अपने होश हवास में नहीं रहते थे। छंग एक नशीला पदार्थ होता है, पेय पदार्थ होता है, उसको पीकर लोग जो है अपने होश हवास को खो देते हैं। तो इसी के कारण वह जो है लेखक को पहचान नहीं पाए और उनको रहने की जगह नहीं मिली और उन्होंने वहाँ के सबसे गरीब झोपड़े में रहना पड़ा लेखक को। यह बहुत कुछ लोगों की उस समय की मनोवर्ती पर ही, यानी उनके मन की जो इच्छाएं हैं, मन जो सोचना है उस पर ही निर्भर है, क्योंकि वे शाम को क्या करते हैं, छंग पीकर, छंग यानी मदिरा, एक नशीला पेय पदार्थ, उसे पीकर अपने होशो हवास खो बैठते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई प्रभाव नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, इसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून को हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कर कुची कुची यानी दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमती से कहा कि यहाँ से लंगकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। देखिए, बात करते हैं हम डांडा थोंगला के जंगल की। डांडा थोंगला जगह जो थी वो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर थी और एक खतरनाक जगह थी वो, ठीक है, खतरनाक स्थल होता है वो। यहाँ मीलों तक कोई गांव दिखाई नहीं पड़ता, यानी दूर दूर तक कोई गांव नहीं है इसके चारों तरफ। यहाँ डाकुओं के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। क्यों? क्योंकि कोई दिखाई नहीं देता, वो आसानी से लूट लेते हैं। लेकिन वो लूटने का उनका एक तरीका है, वो पहले तो आदमी को मार देते हैं, बाद में लूटते हैं, बाद में देखते हैं कि उसके पास कुछ लूट का सामान है कि नहीं। वो इसलिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वे उसे नहीं मारे तो उन्हें खुद अपनी जान का खतरा होता है। चाकू बंदूक आदि रखना आम बात है यहाँ पर लोग आराम से लाठी, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर लाठी वगैरह लेकर घूमते हैं ना, आम बात है, वैसे ही वहाँ पर चाकू बंदूक रखना, पिस्तौल रखना आम बात है। सरकार भी पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती। क्यों? अगर वो किसी आदमी को ढूंढने के लिए सरकार को हायर करेगी, सरकार को जिम्मेदारी देगी, तो उन्हें खर्च करना पड़ेगा और उसमें बहुत समय लग जाए। क्यों? वहाँ पर कोई गवाह नहीं होता, कोई भी नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादा खर्चा करते नहीं। ना वो खुफिया विभाग पर खर्च करती है वहाँ की सरकार, ना ही पुलिस पर खर्च करती है। लेखक और सुमती को जहाँ भी खतरा लगता, यानी वो खतरनाक जगह तो थी, तो लेखक और सुमती जो थे वो भिखमंगे के भेष में गए थे, तो उन्हें ज़्यादा खतरा तो था नहीं, लेकिन अगर उन्हें कहीं खतरा भी लगता तो वो भिखारियों जैसी हरकत करने लगते और अपनी टोपी उतार कर भीख मांगने लग जाते थे। ठीक है, कुची कुची का मतलब है दया करके 1 पैसा दे दीजिए, ये कहते थे, भीख मांगने लगते। अगले दिन दोनों को लंगकोर पहुंचना था। दोपहर को वे डांडे पहुंचे। और वहां पर पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता था, 16-17 मील से कम नहीं था, तो इसलिए लेखक ने सुमती से कह दिया कि आप ना 2 घोड़े जो है ले लीजिए, जिस पर हम सामान भी रख लेंगे और उन पर बैठकर चले भी जाएंगे।
दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ बहुत थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकान के कारण ऐसा कर रहा है और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। देखिए, यहाँ पर लेखक बता रहा है कि जब उन्होंने घोड़े पर बैठकर सवारी शुरू की तो वह दोपहर तक डांडे के ऊपर जा पहुँचे। दाहिनी तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ थी। पहाड़ बिल्कुल नंगे, मतलब खाली थे, ना उन पर बर्फ़ थी ना उन पर हरियाली थी, एकदम खाली थे। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का मंदिर था। कैसा मंदिर? जिसे पत्थरों से, सींगों से और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। ठीक है, वही कह रहे हैं कि चढ़ाई तो मुश्किल नहीं थी, चढ़ाई तो थोड़ी बहुत मुश्किल थी, लेकिन उतरना बहुत आसान था। आपने देखा होगा कि जब चढ़ते हैं तो चढ़ना ही मुश्किल होता है, उतरना बहुत सरल होता है, हम आसानी से नीचे उतर आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो उनका घोड़ा था, लेखक का घोड़ा, वो बहुत धीमे धीमे चल रहा था, क्योंकि उसको जो है चढ़ने की थकान हो गई थी। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन की वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमती इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है। मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमती को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुकप्पा मिला। देखिए, यहाँ पर वो लेखक कह रहे हैं कि लेखक व सुमती जब नीचे उतरने लगे तो घोड़ों की धीमे चलने के कारण लेखक सही रास्ते से भटक गया और दाएं रास्ते पर जाने की बजाय बाएं रास्ते पर निकल गया। वो लेखक को कब पता चला? जब वो 1-1.5-2 मील आगे चला गया, तब उसे पता चला कि वह गलत रास्ते पर है। तो वह लौट कर आया और उसने सही रास्ता पकड़ा। वापस आने में 4-5 बज गए थे, यानी लेट हो गया था। जो लेखक था उसको देर हो गई थी, तो उसके इंतज़ार के कारण जो सुमती था उसका साथी, वो बहुत गुस्से में था। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वैसे तो जो मंगोल होते हैं वो आपने कभी नोटिस किया हो तो उनका चेहरा जो है वैसे ही लाल होता है, उनके चेहरे पर लालिमा होती है। वह गुस्से के कारण सुमती उन्हें और ज़्यादा उनका चेहरा लाल लगा, तो पूरे गुस्से में थे। तो उन्होंने गुस्से में थे। सुमती ने गुस्से में लेखक से कहा कि मैंने तुम्हारे इंतज़ार में 2 टोकरी कंडे यानी उपले, जानते होंगे आप, ठीक है, वो जला दिए। फूंक डाले का मतलब जला दिए हैं। और आपके लिए जो चाय रखी थी उसको भी 3 बार गर्म कर चुका हूँ। तो लेखक ने बहुत ही आसानी से जवाब दिया, बहुत नरमी के साथ, नम्र भाव से जवाब दिया कि मैंने
इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा घोड़ा ही सुस्त था। मजबूरी बताने के कारण जो सुमति थे वो शांत हुए। लंकोर में एक अच्छी जगह रहने के लिए मिली और गर्मा गर्म चाय सत्तू के साथ थुकप्पा खाने को मिला। थुक्पा। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़ों की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमान के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भारिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। देखिए, अगले दिन वे एक पहाड़ी पर थे जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। सुमति के यजमान हर जगह थे। वे उन्हें गंडे पहुंचाना चाहता था। गंडे बोलते हैं, आपने देखा होगा, तावीज़ बाजू वगैरह में बंधे हुए होते हैं, वो पहुंचाना चाहता था। गंडे कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म होने पर सुमति कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर गांव में न जाने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने मना कर दिया था कि आप दूर मत जाइए, ठीक है। तो आप गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे की ओर सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु बेचा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिपि 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का काफ़ी भाग मठों के हाथ में है। जागीरदार किसानों से खेती कराता है। जो जागीरदार है वह किसानों से खेती कराता है। कोई भिक्षु खेती का प्रबंध देखने आता है तो उसे राजा के समान आदर मिलता है। लेखक और सुमति शेखर विहार में एक भद्र पुरुष से मिले। भिखमंगों के वेश में होने पर भी उन्हें आदर मिला। वहाँ एक बौद्ध मंदिर था। यहाँ बुद्ध की 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थीं। देखिए, जो नमसे हैं वो एक बौद्ध भिक्षुक हैं, ठीक है, बौद्ध भिक्षुक हैं, और एक भद्र पुरुष हैं जो विनम्र हैं, स्नेही हैं और शेखर विहार की खेती के मुखिया भी हैं। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी।
सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। पिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। देखिए, लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पोथियाँ रखी हुई थी, जिस मंदिर में वो गए थे, बौद्ध मंदिर था, जहाँ पर लेखक बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध की 103 हस्तलिखित यानी हाथों से लिखी हुई पोथियाँ रखी हुई थी। वहीं लेखक ने अपना आसन लगा लिया, यानी लेखक वहीं बैठ गया। एक एक पोथी 15-15 सेर की रही होगी, यानी जो 103 पोथियाँ थीं, वो एक पोथी का वजन जो है 15 सेर रहा होगा। लेखक उन्हीं पोथियों में रम गए, यानी उसमें ही खो गए, उन्हीं पोथियों को देखने में खो गए। सुमति ने जब यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने अनुमति दे दी। जब पहले पूछा था तो लेखक से मना कर दिया था, लेखक ने सुमति से मना कर दिया था, लेकिन जब दूसरी बार पूछा तो उन्होंने अनुमति दे दी। अनुमति देने का कारण क्या था? क्यों अनुमति दे दी? क्योंकि वह जो है बुद्ध हस्त द्वारा लिखित उन पोथियों में खो गए थे, जो बुद्ध वचन अनुवाद की थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। अगले दिन वे भिक्षुक नमसे से विदाई लेकर वहाँ से चल दिए अपना सामान उठाकर। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक नज़र डाल लेते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर पे। थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र भेष भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? देखिए, जब वो पहले बार में पहुंचे थे तो उन्हें सही जगह मिल गई थी, लेकिन जब वो दूसरी बार में पहुंचे थे तो शाम का समय था। शाम के समय उस गांव के अधिकांश लोग यानी अधिकतर लोग जो है वह मदिरा का सेवन कर लेते थे, जिसके कारण वह जो है होशो हवास को खो बैठते थे और वे अंतर नहीं कर पाते थे कि व्यक्ति जो आया है वो हमारे पास वो अच्छा आदमी है या फिर भिखारी है। वे किसी का भी आदर सत्कार नहीं कर पाते थे और यही कारण रहा कि लेखक को दूसरी बार में उचित स्थान नहीं मिला। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? देखिए, सीधी सी बात है, जब हथियार का कोई कानून नहीं होगा तो लोग डरे हुए तो रहेंगे। तो उस समय में हथियार का कानून ना होने के कारण अधिकतर लोग जो है लाठी के स्थान पर, जैसे प्राय जो है लाठी लेकर घूमना सामान्य होता है, उसके स्थान पर वहाँ के लोग पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। डाकू पहले यात्री को मार डालते थे, फिर देखते थे कि उसके पास पैसा है कि नहीं है, मतलब लूटने का बाद में सोचते थे, पहले उसको मार देते थे। और खूनी पकड़ में नहीं आते थे, जो मारते थे, जो डाकू होते थे वो पकड़ में नहीं आते थे और उनको कोई गवाह भी नहीं मिलता था, क्योंकि वह रास्ता जो है एकदम निर्जन था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। इसलिए यात्रियों को हमेशा अपनी जान का भय लगा रहता था। थर्ड दे रखा है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथी से किस प्रकार बिछड़ गया। देखिए, हमने पढ़ा था कि वह किस प्रकार बिछड़ा था। पहले तो जब उसे जो घोड़ा मिला था वो बहुत सुस्त था, बहुत धीरे चल रहा था। दूसरा कारण ये था कि वह जब आगे बढ़ा तो उसे 2 रास्ते मिले, जिसमें से वह गलत रास्ता चुन लेता है और उसे आगे 1.5-2 मील जाने के पश्चात यह पता चलता है कि वह गलत रास्ते पर है। तो इसी कारण वह जो है अपने साथियों से बिछड़ गया। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? देखिए, वहाँ एक दूसरी बार में जब थे तो वहाँ एक बहुत अच्छा बौद्ध मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वे बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी और एक पोथी का वजन उन्होंने बताया है कि 15 सेर से कम की नहीं होगी। लेखक उन्हीं पोथियों को पढ़ने में व्यस्त हो गए थे, खो गए थे, रम गए थे। तो इसलिए जब सुमति ने उनसे वहाँ जाने के लिए पूछा तो लेखक ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें जाने की अनुमति दे दी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, यात्रा के दौरान लेखक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसे सुरक्षित रहने के लिए यात्री भिखारी के वेश बनाना पड़ा, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी।
लौटते समय ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। लंकोर जाने के लिए उन्हें जो घोड़ा मिला वह बहुत सुस्त था, बहुत आलसी सा, धीमे चलने वाला था, और वो गलत रास्ता भी उन्होंने चुन लिया था, अपने साथियों से बिछड़ गए थे। लेखक को भार खुद उठाना पड़ा, उन्हें भारिया बोलते हैं कुली को, सामान उठाने वाला जो था वो उन्हें नहीं मिला था। और कभी अधिक ठंड और कभी अधिक धूप का भी उन्हें सामना करना पड़ा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जिन कठिनाइयों का लेखक को सामना करना पड़ा था। 6 प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए उस समय का तिब्बत समाज कैसा था। देखिए, आपको ये तो पता ही है कि उस समय का जो तिब्बत समाज था वो बहुत आधुनिक सोच और स्वतंत्र विचारों वाला था। समाज में जाति पाति या छुआछूत का कोई स्थान नहीं था। स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी, वे अतिथियों का पूरे मन से आदर सत्कार करती थी। वहाँ पर कोई भी अनजान व्यक्ति भी घर की मालकिन को चाय बनाने का सामान दे सकता था, और अगर वह संतुष्ट ना हो तो रसोई में जाकर स्वयं चाय बना भी सकता था। वहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे जो गंडों में विश्वास करते थे। ठीक है। 7 पूछा है प्रश्न, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। ये जो पंक्ति लेखक ने कही है, पुस्तकों का भीतर होना यानी उसमें खो जाना, रम जाना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। देखिए, इसमें दे रखा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। पहला ही जो आंसर है वो इसका सही आंसर है। ठीक है। बाकी जो दे रखे हैं, पुस्तकों के सेल्फ के भीतर चला गया, ये रॉन्ग है। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, ये भी गलत है। पुस्तकों में लेखक का परिचय और चित्र छपा है, ये भी गलत है। सिर्फ पहला वाला जो ऑप्शन है वही ठीक है।